बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नागालैंड में उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के 7 जवान समेत 8 शहीद। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी पर संयुक्त राष्ट्र के आश्वासन का भारत ने किया स्वागत। सुरक्षा परिषद से जुड़ी समिति की बैठक में उठेगा मुद्दा। नेपाल के दुर्गम इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने पर जोर। बचाव के बाद पुनर्वास बड़ी समस्या। मौत का आंकड़ा पहुंचा 7,300 के करीब। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष बर्खास्त। संदीप जजोदिया ने बताया गैर कानूनी। सदी के सबसे बड़े मुकाबले में मैवेदर ने पैकियाओ को हराया। और 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार शशि कपूर को। कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, विजय कुमार भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजे गए। नागालैंड के मोन जिले में रविवार को घात लगाकर किए गए उग्रवादी हमले में सुरक्षा बलों के 8 जवान शहीद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले में असम राइफल्स के 7 जबकि टेरिटोरियल आर्मी का 1 जवान शहीद हुआ है। ये सभी मोन जिले के सुदूरवर्ती चांगलांसू इलाके में टैंकर में पानी भरने गए थे। उसी दौरान उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद असम राइफल्स के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 1 उग्रवादी मारा गया और कुछ अन्य जख्मी भी हुए हैं। बात नेपाल के, जहां भूकंप से मरने वालों की तादाद 7,000 को पार कर चुकी है। हालांकि देश के वित्त मंत्री रामशरण महत के मुताबिक मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा हो सकती है। रविवार को एक बार फिर भूकंप का ताजा झटका महसूस किया गया। हालांकि इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है। नेपाल में राहत और बचाव के बाद अब पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती है। नेपाल में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता के एक झटके ने लोगों में फिर से खौफ पैदा कर दिया। डरे और सहमे लोग खराब मौसम के बावजूद खुले आसमान तले रहने को मजबूर हैं। राजधानी काठमांडू समेत देश के दूर दराज इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला जारी है। We have sent their relief materials, but the way the plane is coming, and the amount is not so much big. I see. Till yesterday, 151 international planes have brought relief materials. But it has not brought the relief materials full. Small amount of relief materials. भूकंप पीड़ित नेपाल में अब तक भारत 170 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचा चुका है। इनमें टेंट, कंबल और सूखी खाद्य सामग्री शामिल है। कैबिनेट सचिव अजित सेठ की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में नेपाल के ताजा हालात की समीक्षा की गई। इस बीच अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे देशों से भी मदद पहुंचने का सिलसिला जारी है। Military is going to come in over the next few days, providing unique capabilities for immediate life-saving aid. So we're going to come in and we're going to still try to save people's lives that are out in the remote villages. नेपाल में भारी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 5 दशक पुराने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए लगाया गया है। अब 196 टन से ज्यादा वजन के विमानों को यहां उतरने की मंजूरी नहीं होगी। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से हजारों जिंदगियों के साथ ही कई ऐतिहासिक स्मारकों को भी नुकसान पहुंचा है, जिनमें राजधानी स्थित कई विश्व विरासत स्थल भी हैं। ऐसी इमारतों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नेपाल ने यूनेस्को की मदद मांगी है। यहाँ आपको 60% से ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें ज़्यादा तो मंदिर ही गिरा है और पब्लिक सेक्टर में तो आसपास में नुकसान तो हुआ, लेकिन मंदिर की तरह नहीं। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 7,000 के पार जा चुका है। भूकंप में अब तक 54 विदेशी मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 38 भारतीय हैं। 82 विदेशी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। भूकंप से नेपाल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से नेपाल भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास में सहयोग की अपील की है। उन्होंने भारत और नेपाल के संबंधों को भौगोलिक और सांस्कृतिक बताया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार सुबह ठाकुरद्वारा ट्रस्ट की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेपाल में राहत और बचाव काम के बाद पुनर्वास एक बड़ी समस्या होगी। ऐसे में वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों से मदद के लिए आगे आने की अपील की। इस रिलीफ के बाद रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया में सारा देश, सभी राज्य सरकारें, सभी एनजीओ इसमें शामिल हों, इसकी आवश्यकता है। नेपाल में राहत और बचाव में भारतीय सेना और एनडीआरएफ के हजारों जवान लगे हैं। नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भारत से मिल रही मदद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लोगों से जरूरत का सामान भेजने की अपील की। होमलेस को शेल्टर देना है, जिसमें टारपोलिन्स, आपके जैसे नीचे बिछाने वाला मैट्रेसेज, इसके बाद कंबल, जैसे कुछ फूड स्टफ, थोड़ा सा जैसे बच्चों का खान पीन का सामान, दर दवा, इस किस्म में जरूरत है। यही सब आज का नीड है। इसके बाद में जैसे थोड़ा सा हम अपना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस में लगेंगे। वित्त मंत्री ने नेपाल को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस मुश्किल हालात में नेपाल के साथ खड़ा है। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे पर पाकिस्तान से बात करेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आश्वासन का स्वागत किया है। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी से इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। भारत का कहना है कि लखवी की रिहाई यूएन के नियमों का उल्लंघन है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई के मसले पर संयुक्त राष्ट्र ने भारत के पक्ष को मानते हुए पाकिस्तान से बात करने की हामी भरी है। भारत ने इसे स्वागत योग्य कदम करार दिया। The indication which has come from United Nations that they will be having words with Pakistan in the matter related to release of Lakhvi is a welcome step for us, because we have made our point very clearly. We have sent message to the Pakistan also that India is not happy with the way this case is being handled by Pakistan, and the facts of the matter, whatever is available, have not been produced before the court of law in Pakistan. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने आश्वासन दिया है कि लखवी का मुद्दा अगली बैठक में उठाया जाएगा। भारत ने लखवी की रिहाई के मामले में संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की थी। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने सैंक्शंस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि लखवी की रिहाई संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 1267 का उल्लंघन है। And UN intervention has been sought to ensure that Lakhvi is maintained, is sent back to jail, and justice is done to the 26/11 Mumbai riot victims, Mumbai blast victims. देखिए, पेपर वर्क इम्पोर्टेंट है, प्रोटोकॉल का रिक्वायरमेंट के अनुसार सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बायलैटरल इश्यू है। ये प्राइम मिनिस्टर खुद इंटरवीन कर इस इश्यू को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यूएन को बेचकर ये इश्यू यूएन में उठाना हो सकता है उचित है, लेकिन साथ साथ बायलैटरल डायलॉग जारी रखना जरूरी है इस विषय पर। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान जानबूझकर लखवी के मामले में सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। Solid evidences which have been provided to Pakistan, and America has also confirmed that all evidence India has provided to Pakistan are absolutely solid and he can be dealt with. But what is happening is Pakistan is not taking too much of action. अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी भी लखवी की रिहाई पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। लखवी को दिसंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुकदमा 2009 से चल रहा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 अप्रैल को लखवी को रिहा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों ने कहा है कि विधेयक को संसद से पारित नहीं होने देंगे, वहीं केंद्र सरकार इस मसले पर कदम पीछे करने के मूड में नहीं है। सीपीआई ने 14 मई को विधेयक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। इस बीच सरकार ने साफ किया है कि वो विधेयक पारित कराने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाने से भी गुरेज नहीं करेगी। कांग्रेस नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करना केंद्र सरकार की खराब नीति को दर्शाता है। जयराम रमेश ने लेजिस्लेटिंग फॉर जस्टिस द मेकिंग ऑफ द 2013 लैंड एक्विजिशन लॉ नाम से एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए जन आकांक्षाओं की अनदेखी कर रही है।
भूमि अधिग्रहण कानून को लोकसभा से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल कम होने से विधेयक पारित कराने में सरकार के लिए मुश्किलें आ रही हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर विधेयक पारित नहीं होने देगी। वाम दलों ने भी इस मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी भूमि विधेयक जैसे सभी मुद्दों पर विपक्ष के साथ एकजुट होकर काम करने की बात कही। सीपीआई विधेयक के विरोध में 14 मई को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन करेगी। वहीं किसानों का संगठन भूमि अधिकार आंदोलन मंगलवार को दिल्ली में विरोध रैली करेगा। आज बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में झारखंड विकास मोर्चा ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। बंद को आरजेडी, जेडीयू, फॉरवर्ड ब्लॉक, वामपंथी दलों का समर्थन है। इस बीच केंद्र सरकार ने तमाम विपक्षी दलों से राजनीति छोड़ विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। केंद्र सरकार विधेयक पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि राज्यसभा में पारित नहीं होने पर विधेयक को संयुक्त सत्र में रखना संवैधानिक जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को रांची में एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की कामयाबी के लिए झारखंड के खनिज संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को जरूरी बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि झारखंड में देश का 34% कोयला है और ये पूरे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2019 तक सबके लिए 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। हम जल्द से जल्द पूरे झारखंड में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो, हर घर को 24 घंटे बिजली मिले, खेतों में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, औद्योगिकरण तेजी से हो, नए रोजगार के साधन बने झारखंड में। पंजाब के मोगा में छेड़छाड़ की शिकार किशोरी की मौत के 4 दिन बाद पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले रविवार को किशोरी के पिता ने पंजाब सरकार की मुआवजे और रोजगार की पेशकश स्वीकार कर ली और उसका अंतिम संस्कार करने पर राजी हो गए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खुद पीड़ित परिवार से मिले और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले की आज सुनवाई करेगा, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट भी तलब की है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने साफ किया है कि पंजाब सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र जरूरी कदम उठाएगा। But once we receive the report, and if we feel that appropriate action is not taken, then necessary advisories or suggestions or whatever is necessary will be given. But right now, on an event or an issue which is directly in the domain of the state government, it is not proper for the Ministry of Home Affairs at the center to react. दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकारी फाइलों से जुड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश को वापस लेने को कहा है। रविवार को जारी आदेश में उन्होंने सूबे के सभी मंत्रियों और कर्मचारियों को सभी फाइलों को उनको रेफर करने को कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों से कहा था कि वो उपराज्यपाल के माध्यम से फाइल न भेजें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मामला केजरीवाल के उस फरमान का है जिसमें उन्होंने सभी विभागों को सरकारी फाइलों को उपराज्यपाल के दफ्तर नहीं भेजने को कहा था। केजरीवाल के इस आदेश के जवाब में उपराज्यपाल ने रविवार को नया फरमान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी और मंत्री संविधान और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी GNCTD अधिनियम 1991 और ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 के नियमों का पालन करें और सभी जरूरी फाइलों को उन तक भेजें। गौरतलब है कि ये दोनों ही अधिनियम उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच रिश्तों को रेखांकित करते हैं। इसके मुताबिक उपराज्यपाल की भूमिका मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को सलाह देने की है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रत्यक्ष कर वसूली निर्धारित लक्ष्य से 14% कम रही। केंद्र सरकार ने 2014-2015 में प्रत्यक्ष कर से 6,96,200 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। इसमें आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने 7,05,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था। हालांकि बीते साल यानी 2013-14 की तुलना में यह 19% ज्यादा है। 2013-14 में प्रत्यक्ष कर से 5,83,000 करोड़ रुपए का राजस्व आया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक सेवा कर क्षेत्र और स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस में धीमी वृद्धि की वजह से प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से कम रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय सिनेमा को बहुसांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बताया है। रविवार को उन्होंने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शिरकत की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने गए अभिनेता शशि कपूर स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं हुए। रविवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विजेताओं को अवार्ड दिए। इस मौके पर गैर फीचर फिल्मों की श्रेणी में 21 और फीचर फिल्मों की श्रेणी में 45 पुरस्कार दिए गए। क्वीन फिल्म में अभिनय के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और कन्नड़ फिल्म नानू अवनल्ला अवलू में शानदार अदाकारी के लिए विजय कुमार बी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। मराठी फीचर फिल्म कोर्ट को साल 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म मैरी कॉम को सर्वाधिक मनोरंजक फिल्म का अवार्ड मिला। बंगाली फिल्म चतुष्कोण के लिए सृजित मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं हैदर में बिस्मिल गाने के लिए सुखविंदर सिंह को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय सिनेमा को देश की भाषाई समृद्धि का प्रतीक बताया। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने भी समारोह को संबोधित किया। Movies not only showcase the multicultural diversity of our country, but is also a tribute to our linguistic richness. Indian cinema has come a long way since its birth over a century ago. It has forayed into new avenues and innovated both in form as well as content. सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 2014 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुने गए अभिनेता शशि कपूर तबीयत खराब होने की वजह से समारोह में शिरकत नहीं कर सके। उन्हें आज मुंबई में उनके आवास पर यह पुरस्कार सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेल के मैदान से कुछ खबरों की। भारत जापान के बीच हॉकी के 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल खेले गए मुकाबले में जापानी खिलाड़ी ज्यादातर वक्त भारतीय टीम पर हावी रहे। जापान ने 19वें मिनट में फील्ड गोल के जरिए बढ़त बना ली। भारतीय खिलाड़ी वी.आर. रघुनाथ ने 44वें मिनट में हासिल पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल किया। इस मैच में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय खिलाड़ी उनमें से सिर्फ एक को गोल में बदल सके। भारत ने इस मैच में आगे निकलने के कई मौके गंवाए। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 5 मई को खेला जाएगा। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जजोदिया को बर्खास्त कर दिया गया है। खाली हुए पदों के लिए चुनाव अगले 2 महीने में होने की उम्मीद है। तब तक के लिए बॉक्सिंग इंडिया के उपाध्यक्ष के.पी. मिरेनपॉल को अध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा जा सकता है। संदीप जजोदिया ने इस कदम को गैर कानूनी करार दिया है। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जाजोदिया के खिलाफ रविवार को हुई विशेष आम सभा की बैठक में भारी बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। जाजोदिया बैठक में नहीं आए, लेकिन बैठक में हिस्सा लेने के लिए आम सभा के 64 सदस्यों में से 57 पहुंचे। इनमें से सिर्फ 2 सदस्यों ने जाजोदिया के पक्ष में मतदान किया, जबकि 55 ने जाजोदिया के खिलाफ वोट दिया। We have successfully carried out a new confidence motion to remove the President and Secretary who has been dealing and administering the Boxing India on their own. संदीप जजोदिया ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि मतदान करने वाले सदस्य भी गैर कानूनी हैं और विशेष आम सभा भी। I think any result of this meeting should have no bearing of or should have any legal sanctity. I think all participants currently are defaulting members, and they should first get re-affiliation with BI before they call for a meeting again, and then they can cast a vote for sure. भारतीय मैच्योर मुक्केबाजी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष अभय चौटाला भी बैठक स्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने जजोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बैठक को गैर कानूनी बताना उचित नहीं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जजोदिया को चुना था। ये सोच करके बनाया था कि बॉक्सिंग को बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, बजाय बॉक्सिंग को ऊपर ले जाने के
उन्होंने बॉक्सिंग को एक बिजनेस का माध्यम बना लिया। उसी की वजह से आज ये सारे मेंबर्स खिलाफ हुए हैं। इससे पहले बॉक्सिंग इंडिया के महासचिव जय कौली ने शनिवार रात ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात सदी के सबसे बड़े बॉक्सिंग मुकाबले की। अमेरिकी मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर ने फिलीपींस के बॉक्सर मैनी पैकियाओ को हरा दिया है। 12 राउंड की सबसे महंगी फाइट को लेकर दुनिया भर के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह रहा। हर पंच पर बरसा पैसा। मुक्केबाजी के महामुकाबले में हुई कांटे की टक्कर। मेवेदर ने जीती सदी की सबसे बड़ी फाइट। अमेरिका के लास वेगास में फाइट ऑफ द सेंचुरी को करोड़ों बॉक्सिंग प्रेमियों ने दिल थाम के देखा। बॉक्सिंग के इतिहास के इस बड़े मुकाबले में अमेरिका के मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर और फिलीपींस के मैनी पैकियाओ के बीच 12 राउंड हुए। रिंग में दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन आखिरी राउंड्स में मेवेदर पैकियाओ पर भारी पड़े। He's a remarkable fighter. He's an unbelievable fighter. But I can't just say that he's the toughest fighter that I faced. And I can't say he's the hardest puncher that I faced. But I can see why he's where he's at in the sport, to whereas it's just as little moves that he tried to make in the fight. But with me having so much experience boxing so many different styles, I can counter and calculate his moves. 2 weeks before the fight and 1 week before the fight, it's my shoulders getting better and better, but not really 100%, totally 100%. Recover, but at least I can use it. But something wrong. सदी के बॉक्सिंग के इस सबसे बड़े मुकाबले की इनामी राशि भी चर्चा में रही। दिलचस्प ये था कि मुक्केबाजों को मिलने वाली रकम पहले से ही तय थी। मेवेदर को करीब 1142 करोड़ रुपए मिले, जबकि पैकियाओ को 761 करोड़। विजेता मेवेदर को 6 करोड़ से ज्यादा कीमत के हीरो से जड़ा बेल्ट भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबर इटली से, जहां के तटरक्षकों ने भूमध्य सागर में रविवार को बड़े बचाव अभियान के तहत 5800 अफ्रीकी नागरिकों को सुरक्षित बचाया। ये सभी अफ्रीकी देशों से अवैध रूप से यूरोपीय तटों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 48 घंटे के एक बड़े बचाव अभियान के बाद इटली के तटरक्षकों ने अवैध रूप से यूरोपीय देशों में आ रहे 5800 नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि इस दौरान 10 प्रवासियों की मौत हो गई। रहला तवीला वशाका वाहतमाल फिहा मौत fi kull الطرق في كل يوم تقوم من السودان لأجابيا من أجابيا من منطقة لمنطقة لما تصل طرابلس كله مرحى كله عربية राकिबा। उधर लीबियाई तटरक्षक बल ने भी यूरोपीय देशों में प्रवेश की कोशिश करते 550 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में हुए इस नौका हादसे के बाद लीबिया ने अपने तट पर चौकसी बढ़ा दी है, जिसमें 800 प्रवासियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर लीबियाई नागरिक थे। दरअसल अफ्रीकी देशों में मौजूद गरीबी, आतंकवाद और नस्लभेद से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में यहाँ के लोग इटली, स्पेन और ग्रीस जैसे यूरोपीय देशों में प्रवास करते हैं। अफ्रीका और यूरोप की दूरी काफी कम है, ऐसे में ये लोग आसानी से यूरोपीय देशों में प्रवेश कर लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल भूमध्य सागर को पार करते हुए कम से कम 1750 लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए प्रेम, करुणा और सहिष्णुता के मूल्यों को अपनाने की शिक्षा दी थी। हिंसा से पीड़ित दुनिया के लिए उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। संघं शरणं गच्छामि। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नागालैंड में उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के 7 जवान समेत 8 शहीद। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी पर संयुक्त राष्ट्र के आश्वासन का भारत ने किया स्वागत।
सुरक्षा परिषद से जुड़ी समिति की बैठक में उठेगा मुद्दा। नेपाल के दुर्गम इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने पर जोर। बचाव के बाद पुनर्वास बड़ी चुनौती, मौत का आंकड़ा पहुंचा 7,300 के करीब। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष बर्खास्त, संदीप जाजूदिया ने बताया गैर कानूनी। सदी के सबसे बड़े मुकाबले में मैवेदर ने पैकियाओ को हराया। 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार शशि कपूर को, कंगना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, विजय कुमार भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजे गए।